नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान एन.के. सूद। सूद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सूद साहब, आज हम एक बड़े ही गंभीर विषय को लेकर आपसे चर्चा के लिए आए हैं। आपने उस दौर में काम किया है जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर पहली आयरन लेडी, जिसको हम कहते हैं, इंदिरा गांधी, उन्होंने जब प्रधानमंत्री वो बनी और उससे पहले का जो दौर रहा, उस दौर में आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। मेरा ये कहना है, भारत में इतनी मजबूत प्रधानमंत्री उससे पहले कोई इतना मजबूत नहीं आया था। उसके बाद आज तक की सिचुएशन देखें तो अब नरेंद्र मोदी में उसी छवि को देखा जा रहा है। तो इंदिरा गांधी के पीरियड में क्या ऐसा कार्य उनका करने का तरीका रहा कि लोगों ने उन्हें माना कि हाँ, ये आयरन लेडी है? देखिए, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो थी, अपनी यंग एज से, जब वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो ये उनके ऑफिस में रहा करती थी, ऑफिस को संभालती थी, देखती थी, नेहरू को क्लोजली वॉच करती थी। क्या थी, एक बात ये थी कि उस टाइम पे जो सिक्किम के चोग्याल हैं, यानी कि जो सिक्किम का जो किंग है, उनको चोग्याल कहा जाता था, उनका बेटा वो इनके साथ रहता था और उन्होंने इनसे कहा था कि यहाँ बैठ के आप सीखो। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये है कि इंदिरा गांधी नेहरू की अंडरस्टडी थी, और अंडरस्टडी होने के साथ दूसरी बात क्या थी कि इंदिरा गांधी को ये पता था कि जो नेहरू काम कर रहे हैं उसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या अच्छा है। मैं सोचता हूँ ये जो अंडर स्टडी रह करके इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने, जो आदमी किसी की गलती से सीखता है, उसकी अचीवमेंट से नहीं सीखता। तो नेहरू की जो गलतियां थी, चाहे 1962 का वार, चाहे इंडिया के अंदर दूसरे इश्यूज़ हैं, मैं सोचता हूँ इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीखा, और इसीलिए इंदिरा गांधी को आज जैसे कहा जाता है आयरन लेडी, या इंदिरा गांधी के इतने सक्सेसेस थे, उसका मैं मेन क्रेडिट देता हूँ इंदिरा गांधी को। अब दूसरी बात ये करते हैं कि इंदिरा गांधी की क्या अचीवमेंट थी। जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, उस टाइम पे शास्त्री, उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और इंदिरा गांधी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, इंदिरा गांधी की कोई वैल्यू नहीं थी, इनको कोई पूछा नहीं जाता था। लेकिन उस टाइम पे शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दिया। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि बड़ी शाई लेडी थी। वो चुपचाप बैक गेट से घुसती थी अपने ऑफिस में, और उसके बाद चुपचाप बैक गेट से निकल जाती थी। इससे ज़्यादा इंदिरा गांधी को जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। बहुत से लोगों ने ये भी कहा इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करने के लिए कि नेहरू चाहता था कि इंदिरा गांधी को कभी प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए या उसको इंपॉर्टेंट सीट न दी जाए। ये मैं सोचता हूँ एक प्रोपेगेंडा था। नेहरू ने अगर उनको अपने अंडर रखा था तो उनको सिखा रहे थे। अगर नेहरू की बात करें कि ठीक है, नेहरू ने 1962 में ब्लंडर किए, बहुत गलतियाँ की, तो उसके अंदर जो मेन रीज़न था उनके जो नीचे उनके डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी वजह से। लेकिन नेहरू की बहुत अचीवमेंट भी है। इंडिया के अंदर आज जितने भी डैम बने हैं वो देन है नेहरू की। नेहरू का जो मेन ध्यान था वो था यहाँ की पॉपुलेशन के वेलबींग के लिए। कुछ गलतियाँ की, जैसे उसने पाकिस्तान को पूरा पानी दे दिया इंडस वाटर ट्रीटी करके, और पाकिस्तान की तरफ उनके बड़े लीनियंट सा व्यू था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स को उस टाइम पे ट्रांसफ़र होना था, उसकी वजह से नेहरू ने उनको रोका। नेहरू ने कोई ध्यान नहीं दिया कि इंडिया के अंदर यहाँ पे टेम्पल्स का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही इंदिरा गांधी वहाँ पे आई, एक बड़ी अचीवमेंट उसकी बाद में नज़र आई। अब जब लाल बहादुर शास्त्री, जब इंडिया का 1965 का वार हुआ, उसके बाद उस पीस करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए रशिया। एक और बात मैं कहना चाहूँगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि उस टाइम पे पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी इंडिया को टोटली डिफीट कर देगा, और पाकिस्तान इसमें गलत नहीं था। क्यों? जब वार हुआ था 1965 का, उससे पहले 3 साल पहले इंडिया बड़ा बुरी तरह से डिफीट हो गया था पाकिस्तान से, चाइना से, और इंडिया के पास न तो आर्म्स थे ना एमुनिशन थे। लेकिन फिर भी हमारी डिफेंस फोर्सेस की अचीवमेंट है जो हम 1965 का वार जीते। उसके बाद जब वार ख़त्म होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री गए मॉस्को, एक वहाँ पे पीस एग्रीमेंट करने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ। लेकिन एक वहाँ पे इंसिडेंट ऐसी हो गई कि शास्त्री जी का हार्ट अटैक हो गया, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी बॉडी आई। खैर आज तक फैक्चुअल बात तो नहीं आई कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो सेनेट जो लोग बैठे थे, जिनके जो पावर में थे, चाहे यहाँ पे कामराज, चाहे आपके मोरारजी देसाई, इन लोगों ने अपने आप को डिसीजन नहीं कर पाया कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। इन्होंने एज ए स्टॉप गैट अरेंजमेंट इंदिरा गांधी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और ये सोचा कि जब भी हमें मौका मिलेगा, हम चूज़ कर पाएंगे, कंसेंसस हो पाएगा, तो हम अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सामने लेके आएंगे। और ये जो ग्रुप था, इसको कहते थे सिंडिकेट। कांग्रेस से पावरफुल था, मनी वाला था, पैसे वाला था। उसके बाद
इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की सीट से, इंदिरा गांधी को इसने बताया कि आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये जो नाम था, शायद जाफ़र शरीफ जो उनके पास बाद में रेलवे मिनिस्टर बने थे, वो क्या शायद किसी मिनिस्टर के ड्राइवर थे। इंदिरा गांधी ने इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लिए। आप देखिए कि जब इंदिरा गांधी पावर में आई, इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जो उससे पहले किसने लिए ना कुछ सोच सकता था। एक स्टेप था प्रीवी पर्सेस ख़त्म करने का, क्योंकि इंडिया कमज़ोर कंट्री थी, फाइनेंशियली कमज़ोर थी। उसके बाद जो हमारा मेन पैसा था वो जाता था प्रीवी पर्सेस के अंदर, जो पुराने राजा महाराजा थे उनको पैसा जाता था और इंडिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरा, इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया। उन्होंने ये लिया कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया। अब ये प्राइवेट बैंक्स कौन कंट्रोल करता था? ये जो कांग्रेस के सिंडिकेट के लोग थे ये कंट्रोल करते थे। उस टाइम पे कोई अपोजिशन तो खास थी नहीं। तो इससे जो कामराज या मोरारजी देसाई या जितने लोग थे उनको नुकसान हुआ और पैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, गवर्नमेंट इसको स्पेंड कर सकती थी। इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम स्टार्ट किए। आप देखिए, जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, तो इंडिया बहुत गरीब कंट्री था, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, हमारा लॉस हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, लोगों को सेटल भी करना था। इंदिरा गांधी ने उस पर यूज़ किया। तीसरी मैं सोचूंगा इंदिरा गांधी की जो अचीवमेंट थी वो थी इंदिरा गांधी ने रॉ बनाया। उससे पहले ना किसी ने सोचा कि रॉ की ज़रूरत है। इंदिरा गांधी ने रॉ की जो क्रिएशन की वो 1968 में की और RN राव को यहाँ का चीफ बनाया। एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका इंडिया को बाद में फ़ायदा हुआ। एक मिसेस गांधी का विजन माना जाता है। फिर इंदिरा गांधी ने और बड़े काम किए। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो किया, पाकिस्तान का 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इंदिरा गांधी थी जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश क्रिएट किया। और ये जो सारा काम हुआ ये सिर्फ हमारी आर्मी की वजह से नहीं था। हमारी आर्मी तो काफ़ी कमज़ोर थी 62 में, 65 में। उसके बाद इंदिरा गांधी ने यहाँ पे बिल्डअप किया, हमारी डिफेंस फोर्सेस को बिल्डअप किया। उस टाइम इंदिरा गांधी थी जिसने नेट एयरक्राफ्ट लेके आई। साथ में उसने रशिया से डीलिंग की। रशिया से ये डीलिंग की कि रशिया से जो उनके एयरक्राफ्ट थे वो लिए। अब लोग कहते हैं कि इंडिया ने उस टाइम पे अमेरिका या बाकी यूरोप कंट्रियों से क्यों नहीं प्लेन्स लिए, वो इसलिए कि जो रशियन प्लेन थे वो सस्ते थे। अगर हम यूरोप से एक प्लेन लेते हैं तो 3 मिग हमको मिल जाते थे। और ये जो सारा काम था, एक जो अचीवमेंट थी बांग्लादेश की लिब्रेशन की, वो ऑपरेशन जो मैनेज किया था वो किया था रॉ ने, और उसको इम्प्लीमेंट किया था वो किया था आर्मी ने। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने आर्मी के चीफ जनरल मानेक शाह को बुलाया। कहते हैं हमको बांग्लादेश के टुकड़े करने हैं, पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं। तो जनरल मानेक शाह ने कहा नहीं, मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ, हमको टाइम चाहिए। तो मिसेस गांधी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि इस काम के लिए हमको ज़रूरत है, हमको टाइम चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो डिफेंसिव पर्पज़ के लिए है। तो इंदिरा गांधी ने उनको टाइम दे के फ्रीडम दी और उन्हें जो सामान इकट्ठा करना था उसके बाद कहा। उसके बाद ये ऑपरेशन जो रॉ और आर्मी की तरफ से लॉन्च हुआ उससे हम 1970 का वार जीत पाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने और बड़े काम किए। जब 1971 का वार हुआ था तो यूएस की वॉरशिप्स यहाँ पे आ गए थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके आ गए थे इंडिया पे अटैक करने के लिए। इंदिरा गांधी के जो रिलेशन थे रशिया से, इंदिरा गांधी ने उनसे बात की, उन्होंने अपने सब मैरिज भेज दिए ताकि उनकी जो वारशिप्स हैं हमारे बॉर्डर के आसपास ना आ पाए या हमारे पानी के आसपास ना आ पाएँ। और जो रशियन सबमरीन्स थी वो सरफेस पे भी आ गई। रशिया, इससे पता चलता है कि इंडिया का कितना अच्छा फ्रेंड था। रशिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिया को उस टाइम पे सपोर्ट किया पूरे तरीके से, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरी। अदरवाइज सारी की सारी कंट्रीज 1971 वार के अंदर पाकिस्तान के साथ थी। फ्रांस लगा लीजिए, यूके लगा लीजिए, अमेरिका तो था ही, साथ में कनाडा लगाइए, साथ में कुछ ऐसी कंट्री थी, जितना भी गल्फ कंट्रीज थी वो भी इंडिया के खिलाफ थी या पाकिस्तान के साथ थी। जॉर्डन, उसने पाकिस्तान को प्लेन्स और टैंक्स दिए। टर्की ने, उसने पाकिस्तान को इसी तरीके से सपोर्ट की। सऊदी अरबिया और जितने भी आप समझिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी उन्होंने टोटल पाकिस्तान को सपोर्ट की। उसके बाद भी हम वार जीत गए। ये इंडिया की डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से हम वार जीते। उसके बाद हम देखते हैं कि आज हम बैठे हैं, जैसे पीएम मोदी के टाइम पे भी हम पीओ के गिलगित बाल्टिस्तान के लिए 7 साल से बैठे हैं, उसको ले नहीं पा रहे। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये काम किया, पाकिस्तान के टुकड़े किए 68 से लेके 71, 3 साल के अंदर। जब इंदिरा गांधी ने देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियर वारशिप्स आ गए हैं अमेरिका के, इंदिरा गांधी ने कहा कि हम न्यूक्लियर जाएंगे और 1974 में पोखरान के अंदर अंडरग्राउंड टेस्ट किए। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी में आ गया। एक ये मिसेस गांधी की और अचीवमेंट थी। उसके बाद इंदिरा गांधी को तो थ्रेट था सिक्किम से। सिक्किम के जो चोग्याल थे वो इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे, लेकिन उनके वहाँ पे कुछ जो उनकी वाइफ थी, एक मिसेस कुक, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सीआईए की एजेंट थी, सीआईए के लिए काम कर रही थी और अमेरिका हमारे खिलाफ था। तो मिसेस गांधी ने सिक्किम का इंडिया के अंदर मर्जर कर दिया। एक इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक और बात थी
कि अमेरिका उस टाइम पे एक बेस बनाना चाहता श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका ने पाकिस्तान की आर्मी को भी सपोर्ट किया था 1971 आर्मी के वार के टाइम पे, क्योंकि जो पाकिस्तान के शिप्स या उनके एयरक्राफ्ट ट्रैवल करते थे वो श्रीलंका के अंदर उनको फ्यूल दिया जाता था, जिससे इंदिरा गांधी उनसे बहुत नाराज थी और वो चाह रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रिंकोमाली के अंदर यूएस की बेस बनाई जाए। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसने वहाँ पे एलटीटी खड़ी कर दी। एलटीटी जो एक पहली हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसका ये काम था कि एक इंडिया के दुश्मन को डिफीट करना, साथ में जो इंडिया के डिज़ाइंस थे, इंडिया के खिलाफ जो डिज़ाइंस थे उनको डिफीट करना। ये बात दूसरी है कि एलटीटी को किस तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो दूसरी बात है। उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में और कहा जाए कि एक उनकी एक बहुत भारी अचीवमेंट थी, सियाचिन। जब इंडिया का पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे सियाचिन को वहाँ पे गिना नहीं गया। सियाचिन तक जो एक पॉइंट था वहाँ तक रोक दिया गया, और ये किसी को नहीं दिखाया गया कि ये किस पार्ट में है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ़ जमती थी, ये कोई सोचता था कि वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के जो मैप्स थे उसमें दिखाया जाता है कि सियाचिन वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद इंदिरा गांधी के जो डिफेंस के या सिक्योरिटी के चीफ थे, यानी कि आर.एन. काओ रॉ के चीफ थे, उन्होंने इस एरिया की पूरी मैपिंग करा दी। लेकिन एक रॉ के पास से एक इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद रॉ के पास एक इन्फॉर्मेशन आई, जो रॉ के फॉरेन के अंदर लोग बैठे थे, कि पाकिस्तान बाहर से कुछ इक्विपमेंट खरीद रहा है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया के लिए रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे असेसमेंट करके कि पाकिस्तान हो सकता है कि सियाचिन पे कब्जा करे, एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसके अंदर हमारी आर्मी को वहाँ बैठा दिया गया, और आर्मी के बैठते ही पाकिस्तान की तरफ से बम्बार्डमेंट शुरू हो गई एक हफ्ते के बाद। लेकिन तब तक इंडियन आर्मी वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर चुकी थी, और ये माना जाता है कि जो जनरल मुशर्रफ ये वहाँ के जो इंचार्ज थे उस एरिया के, एक उनकी भी डिफीट थी, एक इंडिया की विक्ट्री थी, और विक्ट्री इसलिए पॉसिबल थी कि इंदिरा गांधी की वजह से। तो उसके बाद ज़रूर है कि इंदिरा गांधी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इंदिरा गांधी की जो अचीवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट थी। एक, जब इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उन्होंने उस टाइम पे एशिया का मैप चेंज कर दिया। दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी ने सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्जर कराया, उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने इंडिया का मैप चेंज कर दिया। और ये जो कब्ज़ा किया उन्होंने सियाचिन पे, ये बहुत क्रूशल चीज़ थी जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए आज भी हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज हमारा इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर पे, और अगर आज सियाचिन हमारे कब्जे में है तो ही हम वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन में हैं। अगर सियाचिन के अंदर वहाँ पे -30 डिग्री की टेम्परेचर चलती है, तो जहाँ पे बात करते हैं लेह लद्दाख की, वहाँ पे -20 तक टेम्परेचर चलती है। तो ये हमारे सोल्जर्स वहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। और ये जो सारी अचीवमेंट्स है इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी ने इंटरनली इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। इंदिरा गांधी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर माना जाए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी वो इंडिया के फेवर में नहीं थी। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने इन सारी सिचुएशंस को संभाल करके वर्ल्ड में अमेरिका को डिफीट किया, पाकिस्तान को डिफीट किया, और पाकिस्तान के साथ जितने लोग खड़े थे उनको डिफीट किया। ये इंदिरा गांधी की मेन अचीवमेंट्स हैं। मैं सोचता हूँ इंदिरा गांधी को ऐसे रिमेंबर किया जाए कि एक वर्ल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, इंडिया के इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बड़ा काम किया। उसके साथ एक और बात करते हैं कि आज इंदिरा गांधी की अगर थोड़ी पोजीशन डाउन है, वो इसलिए है राहुल गांधी की वजह से या सोनिया गांधी की वजह से, जो जिनकी पॉलिसीज़ नेगेटिव पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिस तरीके से वो आज देश के नेगेटिव एक्शन ले रहे हैं, इसकी वजह से। अदरवाइज़ इंडिया को इंदिरा गांधी ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। इंदिरा गांधी ने इंडिया को स्ट्रेंथन किया, इंडिया के बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन किया, इंडिया के डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया। आप एक बात और मानेंगे कि 1971 में हमारे पास नेट एयरक्राफ्ट थे जो फ्रेंच या पाकिस्तानी के साइबर जेट उनका मुकाबला करते थे, बल्कि उनको डिफीट करते थे। उसके बाद इतने साल तक इंडिया के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन आज फिर यहाँ तेजा बनने शुरू हुए। तेजा तब बनने शुरू हुए जब ये मोदी यहाँ पावर में आए। तो इंदिरा गांधी की जो भी हमारी कंट्री के लिए अचीवमेंट्स है या कंट्रीब्यूशन है, उसको हम भूल नहीं सकते। इंदिरा गांधी भी रेगुलरली विजिट करती थी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, और इंडिया के जो रिलेशंस है बाहर में उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती थी। बाद में इंदिरा गांधी के बड़े अच्छे रिलेशन बने इराक के साथ, सद्दाम हुसैन के साथ, और PLO के चीफ यासर अराफत के साथ। तो मैं सोचता हूँ इंदिरा गांधी को हमें एज लेडी ऑफ द नेशन याद करना चाहिए, आयरन लेडी ऑफ द नेशन वो भी याद करना चाहिए, और इंडिया को मैं कहता हूँ बहुत बहुत सलाम करना चाहिए इंदिरा गांधी को, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को मजबूत किया। सूद साहब, ये तो इंदिरा जी ने जो देश को दिया और इस देश को मजबूत बनाने में जो योगदान दिया, ये तो वहाँ तक की बात है। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं, पंजाब की कंट्रोवर्सी आती है। इंदिरा जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पंजाब की कंट्रोवर्सी में वो फंस जाते हैं। खालिस्तान कहाँ से आता है, खालिस्तानी कहाँ से आते हैं, ये सब एक बीच का विषय आता है। और दूसरा बड़ा पार्ट रहता है इमरजेंसी,
इमरजेंसी कैसे घटनाक्रम थे, क्या स्थितियां थी कि इंदिरा जी को इमरजेंसी लगानी पड़ती है और भारत को अंदर से कंट्रोल करने के लिए ये सब हालात पैदा किए जाते हैं, हालात पैदा होते हैं, उन सब से पार पाने के लिए इंदिरा जी किस दिशा में बढ़ती हैं, आपकी नज़र से देखते हैं तो क्या है वो सब? देखिए, ऐसा है कि पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी की। जी। इंदिरा गांधी ने एक तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसके अंदर हमारा बड़ा खर्चा लगा। उसके बाद यहाँ पे 1 करोड़ जो रिफ्यूजी आए थे बांग्लादेश से, उन पे बड़ा खर्चा लगा। किसी भी फॉरेन कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, किसने हेल्प नहीं की। इंडियन आर्मी पाकिस्तान के साथ लड़ी, उसका हमारे को खर्चाना पड़ना पड़ा। नेचुरली जब वार होता है तो खर्चा तो पड़ता ही है। इससे हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी प्रेशर पड़ा, नेचुरली चीज़ें महंगी भी हो गई। उस टाइम पे इंडिया की एग्रीकल्चर वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमारी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसके बाद और दूसरी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन इन द मीन टाइम इंदिरा गांधी ने पोखरान पे जो न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट किया, उससे भी खर्चा आया। फिर जैसे सिक्किम का मर्जर किया, वो भी एक चीज़ थी। लेकिन शायद लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट थी, लोगों ने इंदिरा गांधी की अचीवमेंट्स को इग्नोर किया और हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स थे वो सारे इकट्ठे होकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि यहाँ पे प्राइसेस बहुत ऊपर हो गए हैं। लेकिन इन किसी लोगों ने इंदिरा गांधी को अप्रिशिएट नहीं किया, किस तरीके से पाकिस्तान के जो टुकड़े किए, जिससे इंडिया को जो पूरा धक्का लगता था, एक थ्रेट होता था पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश का अगर बॉर्डर माने, बांग्लादेश का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है 4057 किलोमीटर, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है 3233 किलोमीटर। लेकिन दूसरी बात ये मानिए कि आज कम से कम बांग्लादेश से हमको उस टाइप का थ्रेट तो नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। फिर चाइना जो हमारी एक दुश्मन कंट्री है, उसका इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है 4157 किलोमीटर का। तो ये जो सारा का सारा है, उससे कम से कम बांग्लादेश अलग होने से इंडिया को काफ़ी एक रिलीफ मिली। चौथी बात यह है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर की है और यहाँ भी हमको सेफ गार्ड करना पड़ता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इंडिया की डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन इसके साथ इंडिया के बड़े खर्चे भी हुए और इंडिया को पूरे वर्ल्ड ने पोखरान के बाद इंडिया को बॉयकॉट भी करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा। लेकिन जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने इंडिया के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया, चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये सारी एजिटेशन स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई जयप्रकाश नारायण के साथ, उनके नाम पे। और साथ में यहाँ पे लीडर्स मिले, कौन थे? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, चंद्रशेखर और बाकी इतने लोग। और ये लीडर कौन थे? ये अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे। और मैं सोचता हूँ कि देश को जितना सोशलिस्टों ने लूटा, बाद में किसी ने नहीं लूटा। वीपी सिंह थे, वीपी सिंह ने कितना नुकसान किया। और इंदिरा गांधी को एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने से अपोजिशन के लीडरों को अंदर कर दिया गया, यहाँ पे नसबंदी कर दी गई। मैं सोचता हूँ कि नसबंदी के अंदर बड़ा अच्छा काम था, इंडिया के अंदर होनी चाहिए थी। और मेन जो अटैक किया गया नसबंदी का, वो मुस्लिम्स एरिया में किया गया। दिल्ली के अंदर भी जामा मस्जिद से जहाँ पे पाकिस्तान के फेवर में स्लोगन लगते थे, वहाँ पे नसबंदी की गई। वहाँ से जो लोग इंडिया के खिलाफ काम करते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। और मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा अच्छा काम था, ठीक है। कुछ लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि 1 करोड़ की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की या 2 करोड़ की पॉपुलेशन कम हो गई, अदरवाइज ये पॉपुलेशन और बढ़ जाती। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी को नेचुरली इमरजेंसी तो हटानी थी। दूसरी बात है, इमरजेंसी में क्या था? जिस दिन इमरजेंसी लगी उस दिन बसों की क्यू में लोग लाइन में खड़े होने शुरू हो गए, डिसिप्लिन हो गए, ऑफिस में लोग टाइम पे पहुंचने शुरू हो गए। जो भी दुकानें थी जहाँ सामान बिकता था वहाँ पे प्राइस टैग लगने शुरू हो गए, कोई भी महंगी चीज़ नहीं बेच पा रहा था, ठीक है। अगर कुछ लोगों को दिक्कत हुई, पॉलिटिशियंस को, हमें क्या लेना। आज देखिए यही लोग मोदी के खिलाफ खड़े हैं, मोदी को चैलेंज करना चाह रहे थे, मोदी को कोशिश कर रहे थे इमरजेंसी लगा दे। चाहे आप देखिए यहाँ पे जगह जगह में एंटी सीए प्रोटेस्ट करके या दूसरे तरीके से। खैर मोदी ने इंदिरा गांधी से भी काफ़ी लेसन लिए। तो ये इमरजेंसी जो लगी इसी वजह से लगी। और उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन अनाउंस करने की बात थी तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी को रॉ के चीफ ने और बाकियों ने कहा कि आप इसको मत हटाइए, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं हटाऊंगी क्योंकि मुझे काम करना है। और जो संजय गांधी था, जो इंदिरा गांधी का बेटा था, वो मेन फेवर में था इलेक्शन हो, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हम इलेक्शन ऐसे होंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंस के लोग थे या पीएम मिसेस गांधी के एडवाइजर्स है, उन्होंने मना किया, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे इमरजेंसी हटा दी। अब दूसरी बात ये आती है कि उसके बाद जब अपोजिशन की पार्टी की गवर्नमेंट बनी, नेचुरली मोरारजी देसाई यहाँ पे लीडर थे। उस टाइम पे यहाँ पे जो कुछ कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने भिंडरवाला को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया इसी को काउंटर करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जब इनकी भी गवर्नमेंट चली गई और मिसेस गांधी दोबारा पावर में आ गई, तब तक खालिस्तान का इशू पंजाब में उठना शुरू हो गया था भिंडरवाला की वजह से। भिंडरवाला ने भी यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी शुरू कर दी थी, लोगों को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने शायद लंबा वेट किया, वो ये सोच रही थी किस तरीके से पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक बार की इंसिडेंट बताऊं कि मेरी एक बार बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस टाइम पे अपोजिशन के लीडर थे। उनका घर साथ में होता था, उनके घर के साथ प्रणब मुखर्जी का जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे,
तो एक बार मैं उनसे मिलने गया तो मुझे ये कहते कि भाई मेरे को तो प्रणब मुखर्जी के कुत्ते ने काट लिया, ये इंसिडेंट रिकॉर्ड के ऊपर है। तो मुझे उन्होंने कहा, बात कर रहे थे पंजाब के ऊपर, तो उन्होंने प्रेज़ किया इंदिरा गांधी को कि इंदिरा गांधी चाहती थी पंजाब की सिचुएशन ठीक हो जाए। वो कहते हैं कि मेरे सामने इंदिरा गांधी ने पंजाब के जितने सिख लीडर्स उनको बुलाया, नाम लिया उन्होंने, लोंगोवाल, साथ में एक तो उन्होंने नाम लिया बरनाला का, फिर जो इस टाइम पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनका, उनके फादर का, फिर लोंगोवाल, तलवंडी और तोरा, जो 3 वहाँ के रिलीजियस लीडर थे। साथ में थे भिंडरवाला। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने ये कहा कि आप जिसको भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाइए, लेकिन सब मान गए, भिंडरवाला नहीं माने। अटल बिहारी वाजपेयी के वर्ड्स हैं कि भिंडरवाला ने देश को बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया, अदरवाइज़ पंजाब की प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती। इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पे एक कोई दूसरा लीडर बने, वो कहते हैं अकाली आप बनाइए। लेकिन ये जो एक बात थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जब मुझे पता है कि जब इंदिरा गांधी को दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम्स कोई पॉलिटिकल, तो वो 2 लीडर्स को बुलाती थी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे चौधरी चरण सिंह, क्योंकि ये जो लीडर्स हैं ये भी कभी भी किसी चीज़ का पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं उठाते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला पे एक्शन लेने के लिए देर कर दी। हो सकता है देर कर दी, लेकिन हो सकता है इंदिरा गांधी ये चाहती हो कि सिचुएशन संभल जाए। अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक ये कर दिया उस टाइम पे उनको जो सीआरपी, एक इंटेलिजेंस की चीफ, उन्होंने ये कहा कि अगर सीआरपीएफ भेज दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जब हमारी आर्मी वहाँ पे गई तो वहाँ सिचुएशन अलग थी, यानी कि इंदिरा गांधी दोबारा आने के बाद रॉ और आई भी दोनों कमज़ोर हो चुके थे, प्रॉपर उनको खबर नहीं दे पाए। उसके बाद रात को 3:30 बजे या 3 बजे कहते हैं इंदिरा गांधी को उठाया गया और उनसे कहा गया कि ये सिचुएशन हमको कंट्रोल करनी है 2 घंटे के अंदर, दिन होने से पहले। तो मिसेस गांधी ने उसी टाइम ऑर्डर किया कि यहाँ पे टैक्स भेज के सिचुएशन को कंट्रोल करो। मैं नहीं कहता कि इंदिरा गांधी का ये डिसीजन ठीक था या गलत था, लेकिन हो सकता है कंपल्शन हो, लेकिन इसके ऊपर उनकी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। तो जहाँ तक बात करते हैं इमरजेंसी की, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हमारी अपोजिशन ने देश के इंटरेस्ट को छोड़ करके यहाँ पे एजिटेशन शुरू की, जो आज भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं। और जहाँ तक भिंडरवाला की बात करते हैं, भिंडरवाला को जो प्रोजेक्शन दिया था वो दिया था कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने, और साथ में जो उस टाइम पे अपोजिशन की या उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट थी, उसने इनको कंट्रोल करने के लिए कोई चैलेंज नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। लेकिन जो भी सिचुएशन है देश के लिए बड़ा बुरा हुआ, और इंदिरा गांधी को इस फेलियर्स के लिए एक्यूज़ किया जाता है। धन्यवाद सूद साहब, आपने उस डायनेमिक लीडरशिप के लिए जो कहा उससे हमारे दर्शकों को दिशा मिलेगी और आभास होगा कि डायनेमिक लीडरशिप कभी कभी पैदा होते हैं। उस समय देश को बचाना, देश को चलाना और देश में बिखराव लाने की कोशिश करने वाली शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं और देश को कमज़ोर करने के प्रयास भी उसी समय होते हैं। आप सबको इस पर विचार करना है। जय हिंद, जय भारत।